नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कुर्सीनामा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। महंगाई, रोजगार और विकास, ये वो अहम मुद्दे हैं जिन पर हमेशा ही बात होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और वहीं अब जब कई राज्यों में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में, तो भी महंगाई, रोजगार और विकास का मुद्दा दमदारी के साथ उठता नहीं दिख रहा है। जी हाँ, सत्ताधारी बीजेपी हो या फिर सपा, बसपा और कांग्रेस के अलावा कोई और अन्य दल, सभी अपनी अपनी जीत के लिए विकास पर विश्वास ना करते हुए सभी दूसरे मुद्दों को अपनी जीत के लिए प्राथमिकता में रखते हैं और उन्हें जमकर उछालते भी हैं। जाति धर्म को लेकर जमकर वाद पलटवार भी होता है। खैर, जनता किसका उद्धार करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आपको लेकर चलते हैं गोरखपुर जिले के उस विधानसभा क्षेत्र जो बसपा का मजबूत गढ़ है। तो चलिए इस सीट के हर एक सियासी समीकरणों को समझने के लिए शुरू करते हैं कुर्सीनामा का आज का सफर। तो चिल्लूपार गोरखपुर जिले की अहम सीटों में से एक है और इस विधानसभा सीट पर फिलहाल बहुजन समाज पार्टी का कब्जा है, जबकि इसके पहले भी लगातार 2 बार भी यहां काबिज थी। लेकिन इस बार हाथी का दूसरे दलों पर भारी पड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि न सिर्फ सत्ताधारी दल बीजेपी चुनाव जीतने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, बल्कि सपा और कांग्रेस भी कामयाबी हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। खैर, सफलता किसे मिलेगी इसका पता तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा, लेकिन वर्तमान में चिल्लूपार सीट पर किस दल का दबदबा रहा, क्षेत्र में किसकी सक्रियता ज्यादा है, इसे विस्तार से समझने की कोशिश करें। इससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी का दबदबा भले ही पहले की तरह ना हो, लेकिन गोरखपुर जिले की चिल्लूपार विधानसभा सीट पर बसपा के आगे सभी दल बेदम नजर आते हैं। जी हाँ, इस सीट पर बसपा इतनी मजबूत है कि उसके गढ़ को भेदना अब की बार भी किसी दल के लिए आसान नहीं होगा। चिल्लूपार में बसपा जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। बीते 3 चुनाव में बसपा ने बीजेपी, सपा और एबीएलटीसी के प्रत्याशी को शिकस्त दी है। 2007 और 2012 में बसपा के टिकट पर राजेश त्रिपाठी ने जीत दर्ज की थी, तो वहीं 2017 में विनय शंकर तिवारी बसपा के टिकट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। इस बार भी बहुजन समाज पार्टी की कोशिश होगी कि वह इस सीट पर अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखे। हालांकि दूसरी ओर बीजेपी की जीत के लिए सीएम योगी और सपा की जीत के लिए अखिलेश यादव भी यहां पूरा जोर लगा रहे हैं। 2017 के आंकड़ों के मुताबिक चिल्लूपार सीट पर 4,50,000 से ज्यादा वोटर हैं। इसमें 2,50,000 के करीब पुरुष, जबकि 2 लाख के आसपास महिला मतदाता हैं। इस क्षेत्र को ब्राह्मण बाहुल्य माना जाता है। हालांकि क्षत्रिय बिरादरी भी यहां जीत में बड़ा रोल अदा करती है। बसपा भी पिछले 3 चुनाव इसलिए जीतने में सफल रही क्योंकि उसका प्रत्याशी ब्राह्मण समाज से था। क्षेत्र के मुद्दे की बात करें तो यहाँ की बंद पड़ी धुरियापार चीनी मिल फिर से शुरू नहीं हो पाई है। वहीं बांधों की मरम्मत न होना और नदी का विस्तार क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनाता है। हर साल बरसात में यह क्षेत्र बाढ़ में डूब जाता है। बता दें कि वर्तमान विधायक विनय शंकर तिवारी ने कई वादे किए थे, जिसमें से कुछ पूरे हुए तो कुछ अधूरे हैं। बड़हलगंज टाउन एरिया का सीमा विस्तार, अंबेडकर पार्क का सुंदरीकरण, धुरियापार चीनी मिल को शुरू कराने और जगदीशपुर सरैया मार्ग बनवाने का वादा उनका पूरा नहीं हो सका है। गोला बड़हलगंज राम जानकी मार्ग, मदरिया बेलखेड़ा मार्ग में बड़े बड़े गड्ढे भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। खैर, इन तमाम समस्याओं के बीच जनता क्या एक बार फिर बसपा को मौका देगी या अब की बार किसी और दल का प्रत्याशी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचेगा, ये देखना अहम होगा। गोरखपुर के चिल्लूपार से राजदीप यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।
तो गोरखपुर जिले की चिल्लूपार विधानसभा सीट पर मुकाबला कैसा होगा, कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है, जनता का क्या रुख है, ये समझने की कोशिश करेंगे हमारे चिल्लूपार के संवाददाता राजदीप यादव से। तो वहीं इस सीट के कुछ दिलचस्प पहलुओं को भी हम जानेंगे हमारे सहयोगी प्रशांत राव से, जो कि लखनऊ से जुड़े हैं। सबसे पहले मैं प्रशांत का ही रुख करूंगी। प्रशांत, ये सीट एक ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी क्लीन स्वीप नहीं कर पाई। इस सीट पर अगर बीजेपी जीतती तो गोरखपुर की सभी सीटों पर दबदबा होता, और दूसरी तरफ यहां पर पार्टी कोई भी हो, मतदाता सिर्फ हरिशंकर तिवारी के नाम पर वोट देते हैं। इस बार 2022 का सियासी समीकरण आखिर क्या कहता है? वर्षा, देखिए 2022 का समीकरण तो भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर खींचने में लगी हुई है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी अगर कहा जाए कि गढ़ से आते हैं, गोरखपुर से हैं और मुख्यमंत्री भी सांसद भी रहे हैं। हालांकि सांसद रहते हुए योगी आदित्यनाथ ने चिल्लूपार विधानसभा में जीत भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिला पाई है, जहां पर एक ही परिवार के हरिशंकर तिवारी, जो बाहुबली नेता भी कहे जाते हैं, कि उनके परिवार में ही और वो ही विधायक बने और करीब 22 सालों तक उनका राज चला और ज्यादातर सभी सरकारों में वो मंत्री भी बने रहे। और उसके बाद 2017 में उनके बेटे विनय शंकर तिवारी बहुजन समाज पार्टी से यहाँ विधायक बने। लेकिन अभी हाल में ही जो देखा जाए कि हरिशंकर तिवारी और उनके बेटे विनय शंकर तिवारी को बहुजन समाज पार्टी से अनुशासनहीनता के चलते निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली है। तो अब ऐसे में बहुजन समाज पार्टी अगर नया कोई चेहरा उतारती है और उसके साथ ही कोई मजबूत ब्राह्मण चेहरा उतारती है तो यहाँ जीत हो सकती है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी अब की बार इस सीट पर काबिज होना जहां तक मुनासिब उसका माना जा रहा है। जी बिल्कुल प्रशांत, क्योंकि सपा में ये शामिल हुए हैं हरिशंकर तिवारी और उनके बेटे, तो ऐसे में क्या अब टिकट को लेकर यहाँ पर खींचतान हमें देखने को मिलेगी? क्या एक बार फिर से विनय शंकर तिवारी को यहाँ से सपा टिकट देने वाली है? और अगर देती है तो क्या ये मान लिया जाए कि यहाँ से ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में यहाँ पर सपा जुटी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए इस तरीके से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने विनय शंकर तिवारी को शामिल किया है, भीष्म शंकर तिवारी, कौशल और तमाम जो नेता हैं वहां से उन्होंने जो गोरखपुर से शामिल किए हैं, तो उनका मुख्य उद्देश्य है कि इस राजनीतिक परिवार और खासकर ब्राह्मण समाज से आने वाले इस बड़े राजनीतिक परिवार के सहारे जो गोरखपुर के साथ ही पूर्वांचल के समीकरण को साधने की कोशिश की है। हालांकि ये तो 2022 का ही परिणाम बताएगा कि इस बार फिर क्या बहुजन समाज पार्टी पर जनता विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से बड़ी जीत मिलती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से जिले में विकास कार्य कर रहे हैं, तमाम बड़ी बड़ी योजनाओं की सौगात दे रहे हैं और आज करीब 550 करोड़ की योजनाओं की सौगात वो गोरखपुर में देने जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब की बार गोरखपुर के गढ़ को जीतने के लिए पूरी तरीके से ताकत झोंके हुए है। वहीं चिल्लूपार विधानसभा में जिस तरीके से पिछली बार विनय शंकर तिवारी के ऊपर लोगों ने विश्वास जताया और इससे पहले ही कहा जाए कि बहुजन समाज पार्टी 2007 और 2012 में राजेश त्रिपाठी वहां से जीते थे और इससे पहले हरिशंकर तिवारी वहां से विधायक रहे, निर्दलीय विधायक रहे, कांग्रेस से विधायक रहे हैं वो और मंत्री भी रहे हैं। तो अब शायद इनसे मोह भंग हो सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी को उसको बड़ा फायदा मिलने वाला है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने विनय शंकर को अपनी पार्टी में शामिल किया तो सीधे सीधे देखा जा रहा है, एक तरीके से टारगेट भी उनका है कि इस राजनीतिक परिवार के जरिए गोरखपुर के साथ साथ पूर्वांचल में ब्राह्मण वोटों को साधने की कोशिश की गई। हालांकि उनके परिवार में सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तमाम ओहदे बड़े बड़े रहे हैं। तो पूरा समीकरण समाजवादी पार्टी साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन इतना मुनासिब और इतना सरल समाजवादी पार्टी के लिए ये रण नहीं होगा। बिल्कुल प्रशांत, अब देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या इस बार फिर से मतदाता हरिशंकर तिवारी के नाम पर सपा को वोट देंगे, या आने वाला समय बताएगा। आप बने रहिए प्रशांत। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता राजदीप यादव इस विधानसभा सीट से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजदीप, अगर बात की जाए, क्योंकि सीएम योगी के गढ़ में हाथी का डंका बजता आया है, इस बार क्या 2022 में फिर से बसपा यहां पर आने वाली है चौथी बार, या फिर इस बार बीजेपी यहां पर कमल खिलाने की कोशिश करेगी? जी वर्षा, मैं आपको बता दूं कि 2017 में जो बीजेपी की आंधी थी तो गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों में से एकमात्र विधानसभा सीट ऐसी थी कि चिल्लूपार की जिसमें बीजेपी का कमल नहीं खिला था। वहां से हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी जीते थे जो बसपा से थे, और बसपा के तौर पर ये हरिशंकर तिवारी का पुराना क्षेत्र है और हर बार हरिशंकर तिवारी यहाँ से 9 बार विधायक रह चुके। उसके बाद विनय शंकर तिवारी इस सीट से 3 बार विधायक है। बीच में राजेश त्रिपाठी ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। लेकिन कुल मिला के कहा जाए तो ये हरिशंकर तिवारी का बहुत लंबे समय से ये सीट मानी जाती है, परंपरागत सीट मानी जाती है। उनके खिलाफ जो नेता लड़ते थे वो एक कट्टावर नेता थे श्याम नारायण यादव,
तो बसपा से लगातार हरिशंकर तिवारी को फाइट देते थे और जितनी बार हरिशंकर तिवारी लड़े उनके खिलाफ हमेशा श्याम नारायण यादव ही खड़े होते थे। और इसका प्रतिफल 2007 में देखने को मिला था, जब मायावती ने बसपा सरकार में आई थी तो श्याम नारायण यादव को हारने के बावजूद मंत्री पद बनाया था। ये उनकी कद को दर्शाता था कि कैसे एक नेता को मायावती प्रमुख ने उस समय हारने के बाद भी मंत्री का पद दिया था। तो बसपा इस सीट पर जनाधार रखती है और बिल्कुल राजदीप, और दबदबा उनका रहा है, उनके नाम का डंका इतना बजता आया है कि सरकार कोई भी रही हो, कैबिनेट में उन्हें मंत्री का दर्जा मिला है। कई पार्टियां उनको समर्थन करती थी, उनके समर्थन में अपने प्रत्याशी नहीं खड़ी करती थी हरिशंकर तिवारी के, और उन्होंने प्रजातांत्रिक कांग्रेस के नाम पर अपनी पार्टी के टिकट पर ही मात्र विधायक हुआ करते थे और पार्टियों को समर्थन से हर बार वो जो भी पार्टी सत्ता में रहती थी लगभग हर बार वो मंत्री पद पाते थे हरिशंकर तिवारी। और उसके बाद से भी हरिशंकर तिवारी जब उन्होंने राजनीति से छोड़ा तो अपने बेटे को वहां से प्रोजेक्ट किया और हरिशंकर तिवारी भी उस सीट का लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन इस बार बदला हुआ समीकरण है, क्योंकि बसपा हरिशंकर तिवारी छोड़ चुके हैं और सपा का दामन थाम चुके हैं। और इस तरह से कहीं न कहीं अब जो है कि इस सीट से एक बार सपा के का भी साइकिल हो सकता है, इस बार चुनाव मैदान में जो है कि हरिशंकर तिवारी के साथ जीत दर्ज कर सकती है। बिल्कुल राजदीप, लेकिन इस बार बात की जाए, क्योंकि देखिए समीकरण अब पूरी तरीके से बदल चुके हैं, अब ऐसे में सपा में विनय शंकर तिवारी शामिल हुए हैं, बात की जाए बीजेपी की और बसपा की, तो यहाँ पर क्या चेहरों को लेकर अभी भी खींचतान चल रही है? क्या अभी पार्टी यहाँ पर और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रही है? चेहरों को लेकर किस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है पूरा ही समीकरण? बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पूरी तरह से मन बना चुकी है कि हारे हुए प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिलेगा। तो सीधी सी बात है, पिछली बार राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रत्याशी थे और वो चुनाव हारे हुए थे, तो कहीं न कहीं राकेश त्रिपाठी को इस बार टिकट नहीं मिल सकता है और उनकी जगह मायाशंकर शुक्ल और कई अन्य दावेदार जो है कि मैदान में हैं, जो पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो राकेश त्रिपाठी कहीं न कहीं इस बार बीजेपी के टिकट से नहीं टिकट पा सकते हैं। अब संभवतः वो निर्दलीय लड़े हैं या फिर बीजेपी की तरफ से प्रचार प्रसार करें, जो भी समर्थित प्रत्याशी रहेगा, क्योंकि झुकाव उनका बीजेपी की तरफ है। तो बीजेपी ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं कि किसको टिकट मिलेगा, लेकिन कई संभावित दावेदार मैदान में है और सपा लगभग निश्चित है कि हरिशंकर तिवारी को ही टिकट देगी, क्योंकि चुनाव से पूर्व ही वो पार्टी का दामन थामे हैं। तो कहीं न कहीं ये तय हुआ होगा, अंदर खाने से बात हुई होगी कि ठीक है, हम अपने सिंबल से आपको टिकट दे सकते हैं। बिल्कुल राजदीप, जाहिर तौर पर विनय शंकर तिवारी और उनके पिता हरिशंकर तिवारी का जिस तरह से यहाँ पर दबदबा रहा है, निश्चित तौर पर सपा उनको टिकट देने से नहीं चूकेगी और कहीं ना कहीं अब हमें सपा से विनय शंकर तिवारी देखने को मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए राजदीप और तमाम जानकारी के लिए। और कुर्सीनामा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। SRK University is one of the oldest university of Madhya Pradesh with well qualified and experienced faculty. 25 सालों से मध्य प्रदेश की विश्वसनीय यूनिवर्सिटी। कोर्सेज ऑफर्ड इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, नर्सिंग, होम्योपैथी, डेंटल, पैरामेडिकल, PhD रिसर्च एंड अदर प्रोफेशनल एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज। Contact 7024144981 और 828384। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका कुर्सीनामा में स्वागत है। चिल्लूपार विधानसभा सीट की हम लगातार बात कर रहे हैं। हमारे सहयोगी लखनऊ से प्रशांत राव लगातार लाइव बने हुए हैं। प्रशांत, तो ये सीट काफी ज्यादा अहम है, हाई प्रोफाइल है अगर बात की जाए, क्योंकि पूर्वांचल को सभी ही पार्टियां साधने की कोशिश कर रही हैं। खासकर सत्ता में जो है बीजेपी, वो भी एक के बाद एक सौगातें दे रही है, क्योंकि पिछले 2017 का जो परिणाम था उसमें मात्र चिल्लूपार एक ऐसी सीट रह गई थी जहां पर बीजेपी कमल नहीं खिला पाई। और कोशिश इस बार बीजेपी की यही रहेगी कि सभी 9 सीटों पर इस बार बीजेपी आ जाए और ताकि पूर्वांचल में भी उसकी कहीं ना कहीं सीटें बढ़ पाए। तो कोशिश चिल्लूपार को अपने कब्जे में लेने की यहाँ पर बीजेपी की।
जी बिल्कुल, देखिए कोशिश तो पूरी रहेगी वर्षा, लेकिन इस बार जो समीकरण है वो शायद ही मुनासिब नहीं होंगे विनय शंकर तिवारी को, और भारतीय जनता पार्टी हो सकता है वहाँ से अब की बार सीट जीत ले, लेकिन बहुजन समाज पार्टी किसी से पीछे नहीं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के एक मुश्त वहाँ वोट भी है, और बहुत आई संख्या में कहा जाए कि जहाँ ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा रहा है, और इसके साथ ही जो अनुसूचित वर्ग की जो संख्या है, और उसके साथ ही जो श्यामनारायण यादव वहाँ से लगातार जो हरिशंकर तिवारी के सामने चुनाव लड़ते रहे हैं, और उनको मायावती ने मंत्री भी बनाया, तो ये मायावती का उनके ऊपर बहुत ही बड़ा ये कहा जाए कि एक वो थी उम्मीद थी नारायण यादव से, कि जिस तरीके से वहां का जो वोट समीकरण साधा गया उससे आज भी जनता प्रभावित रही है। लेकिन हरिशंकर तिवारी के बाद 2007 से 2012 तक जो वहां पे 2017 तक राजेश त्रिपाठी विधायक रहे, तो उस समय जनता को उम्मीद थी कि इनको कुछ ना कुछ नया करने को मौका मिलेगा और ये क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देंगे। लेकिन 2017 से 12 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही पूर्ण बहुमत में, उस समय उतना शायद क्षेत्र को विकास नहीं मिल पाया। फिर एक बार मौका दिया 2012 से 17 तक, लेकिन जनता की उम्मीद पे खरा नहीं उतर पाया, क्योंकि यहाँ बाहुबली परिवार की राजनीतिक विरासत थी, इसलिए राजेश त्रिपाठी उस बाहुबली परिवार के सामने उतना शायद मजबूती से खड़ा नहीं हो पाया, और जनता एक बार फिर से हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी की तरफ आकर्षित हो गई। 2017 में फिर हरिशंकर तिवारी को हरिशंकर के बेटे विनय शंकर को फिर विधायक बनाकर विधानसभा भेजा। हालांकि फिर वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट से थे और राजेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े। अब ऐसे में जो समीकरण देखा जाए वो समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ समेटने का काम किया है, तो बहुजन समाज पार्टी ने अपने जो वोटर थे उनको समेटने के लिए पूरा जो जाल बुना है, वो सतीश मिश्रा वहां पर लगे हुए हैं, नुकुल दुबे लगे हुए हैं, और भी तमाम बड़े नेता वहां लगे हुए हैं कि कैसे फिर इस सीट पे काबिज हो। बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किए हैं, तो उससे ये कोशिश कि ब्राह्मणों को साधा जाए, साथ ही साथ इस सीट पर क्योंकि ये बीएसपी का गढ़ रही है, तो ऐसे में बीएसपी एक बार फिर से यहाँ आने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर चेहरों की बात की जाए तो बीएसपी में ऐसे वो कौन से चेहरे हैं जो इस बार 2022 में यहाँ आने में उसको मदद कर सकते हैं? देखिए वर्षा, उत्तर प्रदेश की सियासत की बात की जाए और बीएसपी की अगर बात करें तो बीएसपी में चेहरे मायने नहीं रखते हैं। यहाँ पर कब कौन सा प्रत्याशी पैरासूट से उतर कर आ जाए और कब प्रत्याशी बन जाए, ये बहुजन समाज पार्टी में भरोसा भी नहीं रहता है, और यहाँ तक कि नामांकन के एक दिन पहले तक ही भरोसा नहीं रहता कि कब प्रत्याशी का टिकट काट दिया जाए और नया प्रत्याशी जाके नामांकन करा दे। ये बहुजन समाज पार्टी के लिए प्रचलित कथाएं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मायने रखती हैं। और ऐसे में अभी किसी के चेहरे के नाम की चर्चा की जाए, वो शायद बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को या पार्टी को नागवार गुजरेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अपनी जिताऊ और जाति समीकरण को बैठालते हुए प्रत्याशी को टिकट देती है, फिर वो चाहे बहुजन समाज पार्टी के कैडर का हो चाहे ना हो, चाहे किसी दल से आया हुआ हो, उसको शामिल कराकर बहुजन समाज पार्टी टिकट देती है। तो ऐसे में अभी श्यामनारायण यादव के परिवार के तमाम लोग भी बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं, और भी ऐसे चेहरे हैं जो लगातार बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं, लेकिन टिकट का भरोसा, ये टिकट के लिए नाम किसी का चर्चा में किया आप बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निर्मला जी, बहुत स्वागत है आपका कुर्सीनामा में। जी मैम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। निर्मला जी, बात की जाए चिल्लूपार विधानसभा सीट की, तो इस बार क्या कुछ आपकी तैयारियां इस सीट को लेकर, आखिर 2022 में क्या यहाँ पर इस बार हाथ को साथ मिल पाएगा? बिल्कुल मैम, हाथ को साथ अब सभी लोग देना चाहते हैं, क्योंकि इस सरकार में जो झूठे वादे किए गए हैं, लोगों को छला गया है, जिसमें बेरोजगारी है और किसान जिस तरह से प्रताड़ित है, तो ये जायज है कि हाथ को साथ मिलेगा। बिल्कुल निर्मला जी, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ तो ये दावा लगातार करते हैं कि हमने गुंडा राज यहाँ पर खत्म किया है, माफिया राज खत्म किया है, महिलाएं भी यहाँ पर सुरक्षित हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपका ये आरोप कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं है और गुंडा राज यहाँ पर कायम हुआ है। आखिर कैसे इस बार, क्योंकि प्रियंका गांधी खुद मैदान में है, ठीक है, महिलाओं को 40% वोट देने की यहाँ पर कवायद भी है, लेकिन बहुत ज्यादा चुनौती आपके सामने भी होगी। जी मैम, आप देख ले रही हैं कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं और कितना गुंडा राज खत्म हुआ है। योगी जी बता सकते हैं कि कितने गुंडे यहाँ से खत्म किए हैं। जहाँ गुंडे खत्म करने की जगह गुंडा पैदा किए हैं इन्होंने। यह जब सीएम हुए थे तो कह रहे थे कि गुंडे जो है जेल में रहेंगे और या तो सिलेंडर कर देंगे, और यहाँ तो ये देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब से सीएम हुए तब से गुंडा ही गुंडा पैदा कर दिए हैं।
निर्मला जी, अगर 2022 में जनता आपका साथ देती है, चिल्लूपार विधानसभा सीट पर सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? सबसे ज्यादा आपको इस क्षेत्र में क्या लगता है, कहां पर विकास नहीं हुआ है और जनता को किस तरह से आप 2022 में अपने साथ रखने की कोशिश करेंगे? आपको बता दें कि विकास तो योगी जी इतना कर दिए हैं कि ये है कि कानून व्यवस्था की हालत खस्ता है, गड्ढे में कानून व्यवस्था है इनकी, और कहीं से गड्ढा मुक्त नहीं है। सबसे पहले गड्ढा मुक्त नहीं किए हैं। आज कांग्रेस की देन है कि जो सड़कें बनी है उसी तरह पड़ी हुई है। तो इस सड़कों को देखते हुए वहाँ जो बाढ़ की स्थिति है उस पर नियंत्रण करेगी हमारी पार्टी। और जो बेरोजगारी है, सबसे बड़ी बेरोजगारी, अगर हमारी पार्टी सरकार में, हमारी कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है तो बेरोजगारी के लिए जो युवा बेरोजगार है उनको रोजगार देंगी। जो कोरोना काल में जितने लोग में कर्जे हुए वो कर्जे माफ करेंगी, बिजली का बिल हाफ करेंगी, और किसानों को भी रोजगार, किसानों की भी अच्छी व्यवस्था देंगे। ये सबसे बड़ा, महंगाई दूर करेगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है और वो झूठा वादा नहीं करती है इनके जैसा, बीजेपी के जैसा। बिल्कुल निर्मला जी, लेकिन बात की जाए, क्योंकि 2022 का चुनाव काफी दिलचस्प है, चिल्लूपार विधानसभा सीट पर आखिर किस चेहरे को इस बार मौका मिलने वाला है? क्या कब तक आप चेहरे के नाम से जो है पर्दा उठा देंगे? क्या लगता है कब तक ये पूरा ही पत्ते खुलने शुरू हो जाएंगे कांग्रेस की तरफ से? देखिए, बहुत जल्दी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी आज लखनऊ में बैठी हुई है और बहुत जल्दी ही ये सब प्रत्याशियों का नाम क्लियर हो जाएगा। आदरणीय प्रियंका गांधी खुद लगी हुई है कि प्रत्याशी जल्दी हम आउट कर दें। तो ये बहुत जल्दी होने वाला है। बाकी हाईकमान जो निर्णय ले रहा है वो निर्णय लेकर के सभी को मान्य करना पड़ेगा। निर्मला जी, लेकिन पिछले चुनावों की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को जनता का समर्थन नहीं मिला है, तो इस बार क्या कुछ आप अलग रणनीति आपकी रहेगी? क्योंकि बसपा को यहाँ से बसपा का ये गढ़ है, लेकिन कैसे आप हाथ को साथ मिलेगा, इसको लेकर किस तरह से आपकी पूरी कोशिश रहेगी? देखिए मैम, चुनाव आप बार बार कह रही हैं कि कैसे मिलेगा जनता का साथ, तो जनता का साथ आप देख लीजिए। जी, इस बार जनता पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ देख रही है और विपक्ष में कांग्रेस ही खड़ी है जी। इसलिए पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी का हाथ मजबूत होगा जनता के द्वारा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निर्मला जी हमसे जुड़ने के लिए, इतना समय देने के लिए। लखनऊ से प्रशांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, जानना चाहेंगे क्योंकि जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, तमाम वादे उनकी तरफ से किए गए हैं, जो विकास के मुद्दे, कानून व्यवस्था जो है बीजेपी के राज में गड्ढे में चली गई है, कांग्रेस का ये आरोप है। अगर मुख्य तौर पर अगर इस सीट पर विकास कार्यों की बात की जाए तो क्या कुछ ऐसे विकास कार्य हुए हैं इस सीट पर जो 2022 में कहीं ना कहीं बीजेपी को मदद दे सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए वर्षा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है तो ये तो कहा ही नहीं जा सकता है कि गोरखपुर में विकास ना हुआ। हजारों करोड़ की परियोजनाओं का यहाँ पे लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी जो समस्याएं थी सड़कों को लेकर, क्योंकि जो इलाका है वो एक तरीके से कहा जाए कि तराई क्षेत्र है, सबसे ज्यादा बाढ़ की समस्या बनी रहती है। उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वहाँ बाढ़ प्रभावित इलाके रहे हैं तो उन्हें पलायन रोकने का काम किया और स्थायी मकान देने के वहाँ के लोगों को काम किया, और इसके साथ ही सड़कों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं पर ज्यादा जोर दिया है और चिकित्सा के साथ ही शिक्षा पर भी महत्वपूर्ण उन्होंने ध्यान दिया है। कई वहां पर कहा जाए कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु हैं महंत अवैधनाथ जी, उनके नाम पर वहां पे विद्यालय खोला है, विश्वविद्यालय खोला, उसके बाद एम्स की सौगात है और ऐसी कितनी वहां पे योजनाएं गिनाई जाएं, शायद ही योजनाएं उंगलियों पे गिनना मुनासिब ना हो, उससे ज्यादा कई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा क्षेत्र के लिए योजनाएं की हैं। हालांकि विधानसभा भले ही न जीत पाई हो भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन विकास कार्यों से अछूता नहीं रखा। जितना हो सकता था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की तरफ से भरपूर कोशिश की है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2022 में हो सकता है अब की बार
सभी जो बहुजन समाज पार्टी 3 बार वहां काबिज थी, या हरिशंकर परिवार का जो वहां दबदबा था, विनय शंकर आज हैं, लेकिन 2022 में अब की बार समीकरण शायद बदल जाए और भारतीय जनता पार्टी अब की बार जीतकर विधानसभा वहां से विधायक पहुंचे। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी लगातार वहां कोशिश कर रही है, क्योंकि कई बार देखा गया कि पूर्वांचल क्षेत्र में सतीश चंद्र मिश्रा दौरा किए हैं और वहां के ब्राह्मण नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की है, लेकिन अब जो समीकरण वहां खिसकता हुआ नजर आ रहा है। अभी कांग्रेस की जिलाध्यक्ष कह रही थी कि इस बार प्रियंका गांधी के वहां हाथ मजबूत होंगे, तो मैं एक चीज और बता, वहां से जो उनके नेता अजय राय हैं, जो कई वहां से लोकसभा के चुनाव भी लड़ चुके हैं, बड़ा नाम माना जाता था गोरखपुर क्षेत्र से या आसपास से, लेकिन अब उनका जो है वहां से मोह भंग हो गया है। गोरखपुर में तमाम ऐसे बड़े नेता थे जिनका मोह कांग्रेस से भंग हो गया है। प्रियंका गांधी भले यहाँ प्रतिनिधित्व कर रही हो, उत्तर प्रदेश इंचार्ज हो, लेकिन उन बड़े तमाम चेहरे और बड़े नाम और पुराने नेता शायद दरकिनार है। इस वजह से कांग्रेस पूर्वांचल में इतनी मजबूती से खड़ी हुई नजर नहीं आ रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में हरा पाना और कांग्रेस के लिए बड़ा ही मुश्किल साबित होगा। बिल्कुल प्रशांत, समीकरण पूरी तरीके से बदल गए हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने विकास कार्यों की बात की है, तो झड़ी यहाँ पर विकास कार्यों की सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाई है और शायद यही वजह हो सकती है 2022 में वो वापसी करे और चिल्लूपार विधानसभा सीट पर उन्हें समर्थन मिले पहली बार। ये देखना अहम होगा। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ कुर्सीनामा के आज के सफर में फिलहाल इतना ही। कल किसी और विधानसभा सीट आपको लेकर चलेंगे, लेकिन अभी तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।